नमस्कार। हिस्ट्री सेल के इस YouTube चैनल पे गांधीनामा का 8वां एपिसोड लेकर मैं तुषार गांधी वापस उपस्थित हुआ हूँ। ये एपिसोड देखने से पहले ये बात ज़रूर कीजिएगा कि हिस्ट्री सेल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रयत्न को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री सेल के YouTube चैनल पे गांधीनामा का 8वां एपिसोड। मैं तुषार गांधी कस्तूरबा और मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन की कुछ अनसुनी अनजानी कहानियों के साथ उनके एक लंबे जीवन और एक बड़े संघर्ष की बातें आपके साथ लेकर आया हूं। आज हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के साथ साथ मोहनदास करमचंद गांधी का ये भी पुरवार करना कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के एक वफादार नागरिक थे और वफादार नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में को वो मानते थे। अगर अपने अधिकारों के लिए वो लड़ रहे होते थे तो साथ साथ अपने वफादार नागरिक का कर्तव्य भी निभाने से वो झिझकते नहीं थे। 1897 के सितंबर की 14 तारीख को अपने दोस्त पारसी रुस्तम जी की मदद से मोहनदास करमचंद गांधी ने डरबन साउथ अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला भारतीयों का अस्पताल शुरू करवाया। उसका लोक समर्पण उस दिन उन्होंने किया। खूबी ये थी कि डॉक्टर बूथ के साथ मिलकर एक अंग्रेज डॉक्टर के साथ मिलकर एक पारसी रुस्तम जी की मदद से यह अस्पताल शुरू किया गया। मोहनदास को हमेशा लोगों की सेवा और उसमें भी मेडिकल सेवा करने में बहुत शौक होता था। उन्होंने कई बार मेडिकल अटेंडेंट की ट्रेनिंग भी ली थी और ये अस्पताल के शुरुआत के साथ उन्होंने हर रोज 2 घंटे इस अस्पताल में निशुल्क पीड़ितों की सेवा करने के लिए अपने आप को वॉलंटियर कर दिया और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में रहे तब तक वो इस अस्पताल में सेवा करते रहे। अक्टूबर के करीब अंग्रेज और हॉलैंड के नागरिकों के बीच में दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल और नाताल की जो 2 कॉलोनीज थी, ट्रांसवाल की कॉलोनी में हॉलैंड के जो डच थे जिन्हें बोर कहा जाता था उनकी सत्ता थी और नाताल में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता थी और वो दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया जिसे एंग्लो बोर वॉर कहा गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने, जो अब तक गांधी भाई के नाम से पहचाने जाते थे, उन्होंने भारतीय मूल के लोगों की एक सभा डरबन में बुलाई और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हम वफादार साम्राज्य के जो वफादार नागरिक है वो साम्राज्य की इस विपदा में अपने वफादारी का सबूत देते हुए साम्राज्य की सेवा करेंगे। और मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेज गवर्नर को एक निवेदन लिख के ये इरादा प्रदर्शित किया कि हम युद्ध तो नहीं लड़ सकते, हम सैनिक तो नहीं है, लेकिन युद्ध के मैदान में हम सैनिकों की सेवा करने के लिए स्वयं सेवकों की एक टुकड़ी बनाकर आपकी सेवा में आना चाहते हैं। मिलिट्री डॉक्टर जो डॉक्टर प्रिंस थे, उनके पास अपने आरोग्य की फिटनेस की टेस्ट करवा के मोहनदास करमचंद गांधी ने फिटनेस सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद उन्होंने भारतीय मूल के जो लोग थे उनकी एक वॉलंटियर्स की टुकड़ी बनाई जिन्होंने फर्स्ट एड
और मेडिकल इवैक्यूएशन की ट्रेनिंग प्राप्त करके ब्रिटिश सैन्य की मदद के लिए इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर्प्स का गठन किया। कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें युद्ध के फ्रंट पे भेजा गया। जहां युद्ध, घमासान युद्ध चल रहा था, वैसे क्षेत्र में उनको भेजा गया। मोहनदास और उनकी वॉलंटियर्स की टुकड़ियां युद्ध के दरमियान युद्ध के फ्रंट के ऊपर अपने स्ट्रेचर्स और फर्स्ट एड किट्स लेकर घायल सैनिकों की सेवा करने लगे। जिन्हें मामूली चोटें आई थी उनको वहीं पर मरहम पट्टी करते थे। जहां गोलियां चल रही थी, जहां मॉर्टर्स फायर हो रहे थे, एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, हथगोले फूट रहे थे, उनके बीच निशस्त्र भारतीयों की टुकड़ी जाकर जो घायल सिपाही थे उनकी सेवा करने लगे। जिन्हें मामूली चोट आई थी उनको वहीं पर फर्स्ट एड करके, दवा करके, उनके जख्मों को ड्रेसिंग करके उन्हें वहीं लड़ने के लिए छोड़ देते थे। और जिनको ज़्यादा चोट आई थी, जो बहुत घायल हुए थे, गंभीर इजाएं हुई थी, जिनके हाथ पैर कट गए थे, जिनको भारी चोट आई थी, उनको स्ट्रेचर पर उठाकर वहाँ जंगे मैदान से ले जाकर जो फील्ड हॉस्पिटल्स थी वहाँ तक इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर्स ले जाने लगे। मोहनदास करमचंद गांधी के कई साथी घायल हुए, कुछ शहीद भी हुए, पर क्योंकि उनको ज्यादा मिलिट्री तालीम मिली नहीं थी या उनकी मानवता के चलते उन्होंने मित्र और शत्रु के बीच में कभी तफावत नहीं किया, कभी पक्षपात नहीं किया। घायल सैनिक देखते थे तो उसका यूनिफॉर्म देखे बगैर ही उसकी सेवा करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि जो डच सिपाही था, घायल डच सिपाही था, उसको उठाकर इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गई। कई बार ब्रिटिश डॉक्टर, जो मिलिट्री डॉक्टर्स थे, उन्होंने शत्रु के सिपाहियों को की सेवा करने से इनकार कर दिया। तो गांधी ने उन्हें अपना धर्म याद दिलवाया कि आपने हिपोक्रेट्स की ओथ ली है, शपथ ली है कि आप मरीज का इलाज, उसकी जात, उसका धर्म, उसकी प्रजाति, किसी भी चीज, उसका रंग, कुछ भी देखे बगैर मरीज की सेवा करने के लिए वचनबद्ध है। आपके लिए कोई शत्रु या मित्र नहीं हो सकता। और इस तरह से हर किसी को, घायल सिपाही की सेवा इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर करने लगी। धीरे धीरे ये बात दोनों सैन्य में फैल गई कि जो हिंदुस्तानी हैं वो सारे घायलों की सेवा करते हैं। इसलिए जब भी इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर की टुकड़ी जंगे मैदान में पहुंच जाती थी और सिपाहियों को पता चलता था कि भारतीय लोग आ गए हैं हमारी सेवा के लिए, तो जहां उनका सफेद झंडा नजर आता उस तरफ गोला बारूद नहीं चलाते थे, उस तरफ गोलियां नहीं चलाते थे, ताकि उनको मदद करने वाले, आने वाले जो थे फरिश्ते, उनको कोई ईजा ना हो। और इस तरह घमासान युद्ध के बीच सर्वप्रथम 3 हफ्ते गांधी और उसकी वॉलंटियर्स ने, इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर ने सेवा दी। उसके बाद उनको फ्रंट पे से रिलीव किया गया। फिर लेडी स्मिथ के पास घमासान युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज सेना ने लेडी स्मिथ के करीब एक पर्वतीय ऊंचाई, जो स्पियोनकॉफ नाम था, उसको घेरा डाल दिया और लेडी स्मिथ के घेरे को कस के बांध दिया। सामने ऊंचाइयों पर बोर सैन्य भी तैनात था। दोनों तरफ से घमासान गोलियां चल रही थी, गोला बारूद चलाए जा रहे थे। इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर
को वापस संगठित करके स्पियोनकॉफ के जंग मैदान में उतारा गया। वहां पर भी उसी धैर्य, उसी वीरता से उन्होंने चालू युद्ध के दरमियान सिपाहियों की सेवा करते रहे। वो आज भी स्पियोनकॉफ में जहां शहीदों के लिए स्मारक बनाया गया है, वहां एक खास स्मारक हिंदुस्तानी इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर के जो वीर सिपाही थे जिन्होंने सेवा दी थी उनके लिए बनाया गया है। उसके साथ साथ ही सार्जेंट मेजर मोहनदास करमचंद गांधी का भी बहुमान वहां किया गया। हाँ, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को बोर युद्ध में अंग्रेज साम्राज्य की सेवा और बड़ी वीरता से सेवा करने के कारण न सिर्फ एक ऑनररी अफसर की रैंक प्रदान की गई थी, सार्जेंट मेजर, यानी अफसर नहीं पर एक रैंक सोल्जर की प्रदान की गई और युद्ध के दरमियान उनको सार्जेंट मेजर गांधी कहा गया। युद्ध के बाद उनको विशिष्ट सेवा के लिए 2 पदक भी दिए गए, वाइसरॉय के द्वारा और सम्राट, अंग्रेज सम्राट के द्वारा। इस तरह से और 2 हफ्ते गांधी के स्ट्रेचर बेरर कोर ने स्पियोनकॉफ के जंग मैदान में सेवा अपनी दी। कई बार जंग मैदान से सिपाहियों को उठाकर स्ट्रेचर पे डालकर 2-2 भारतीय लोग एक स्ट्रेचर उठाकर 20-20 मील जो फील्ड अस्पताल थी वहां तक घायलों को ले जाते थे। वहां उनको का इलाज शुरू होते ही वो लोग स्ट्रेचर लेके वापस जंग मैदान में पहुंचते थे और दूसरे जो जख्मी सिपाही थे उनको उठा के 20 माइल की दौड़ लगाकर फील्ड हॉस्पिटल में ले जाते थे। फील्ड हॉस्पिटलों के डॉक्टरों को भी आश्चर्य हो गया कि हिंदुस्तानियों के पास इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि 2-2 बार 20-20 माइल की लंबी यात्रा दौड़ते हुए करके वो लोग सिपाहियों की सेवा करते। सब आश्चर्यचकित हुए। 3 हफ्ते जंग मैदान में काम देने के बाद वापस एक बार इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर को जंग मैदान से दूर किया गया विश्रांति के लिए और उसी दरमियान अंग्रेज ने बोर को हराया और एंग्लो बोर वॉर खत्म हुई। बोर वॉर के खत्म होते ही स्ट्रेचर बेरर कोर को डिसबैंड किया गया और एक बार फिर बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी भाई अपनी वकालत करने और अपने समाज की सेवा और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कमर कस के मैदान में आ गए। वापस घर लौटकर घर की सारी समस्याओं की भी बातें होने लगी। बड़े 2 बेटों की शिक्षा देखना था, तीसरा बेटा भी हो गया था, चौथा आने को था। अब हिंदुस्तानी अस्पताल में काम करते करते काफी मेडिकल ट्रीटमेंट का ज्ञान मोहनदास को हो गया था। उन्होंने तीसरी प्रसूति के दरमियान मिडवाइफरी का भी कोर्स करके अपने तीसरे बेटे के जन्म में भी कस्तूरबा की सहायता की थी, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर पहुंच गए थे लेकिन मिडवाइफ जो दाई थी वो नहीं पहुंच पाई थी और दाई के बदले मोहनदास ने सेवा दी थी। इस बार जब चौथी प्रसूति का वक्त आया तो कुछ हालात ऐसे हुए कि ना दाई मिल पाई ना डॉक्टर, और यहाँ कस्तूर के डिलीवरी का टाइम हो चुका था। मोहन को यह समझ में आया कि इस बार शायद उसी को
अपने बच्चे के जन्म में अपनी पत्नी को की सहायता करती होंगी और अपनी जानकारी के मुताबिक तजुर्बे के अनुसार उन्होंने सारी तैयारियां की। हरिलाल को उसके 2 छोटे भाइयों को संभालने को सौंपा और वो कस्तूरबा की सेवा में लग गए। बड़ी लंबी वेदना के बाद, बहुत ही कठिन प्रसूति के बाद चौथा बेटे देवदास का जन्म हुआ। इस बार मोहन ने अपनी पत्नी की पीड़ा और यातना सिर्फ देखी नहीं, महसूस भी की। इस बार की प्रसूति कस्तूरबा के लिए बहुत कठिन हुई थी। रक्तस्राव भी बहुत हुआ था। डॉक्टर पहुंचे तब तक प्रसूति हो चुकी थी। बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड भी मोहन ने काट के बच्चे और माँ को अलग कर दिया था और प्रसूति के बाद की जो सफाई गर्भाशय की वगैरह करनी थी, गर्भमार्ग की, वो भी मोहनदास ने की। डॉक्टर ने आके कस्तूर को जांचा और मोहन की बात को बधाइयाँ दी कि इतनी बढ़िया तरीके से उसने एक डॉक्टर की तरह से अपनी बीबी की सेवा की थी। लेकिन चेतावनी भी दी कि कस्तूर की तबीयत बहुत खराब है, अब उसको आराम करना होगा, कुछ हफ्ते खटिया में ही रहना पड़ेगा, उसे बिस्तर में ही रहना पड़ेगा और मोहन को बच्चों के साथ साथ अपनी पत्नी की भी सेवा करनी पड़ेगी। मोहन ने पूरी निष्ठा और प्यार से कस्तूर की सेवा की, उसके बिस्तर से उठने तक नहीं दिया। 3 हफ्ते तक खड़े पांव अपने नवजात बेटे और पत्नी की वो सेवा करता रहा, घर भी चलाता रहा, वकालत भी करता रहा और इस तरह से अपना संसार चलाता रहा। पर इस बार मोहन ने हिंसा के 2 भयानक स्वरूप देखे थे। एक तो जंग मैदान में, बोर वॉर में, जंग से जो तबाही होती थी, जान हानि होती थी, मनुष्य नुकसान होता था, वो देखा था। और किस बेरहमी से इंसान अपने ही इंसानों को, दूसरे इंसानों को मारता था। हिंसा किस रूप से इंसानों को हैवान बना देती थी, ये बोर वॉर के जंग मैदान में मोहनदास ने देखा। घर आकर अपनी पत्नी की प्रसूति करवाने के वक्त मोहन को यह एहसास हुआ कि मर्द औरतों पे कितनी हिंसा, अपनी वासना तृप्त करने, अपनी काम वासना के कारण औरतों के ऊपर कितनी हिंसा करता था। अपना पतित्व साबित करने के लिए अपनी पत्नी के ऊपर वो कितनी हिंसा करता था और उस वासना के नतीजे को पत्नी ने कितना भुगतना पड़ता था। और मोहन को लगा कि पुरुष वासना भी एक तरीके से औरतों पे की जाने वाली हिंसा थी। और तब से अपने चौथे बेटे के जन्म के साथ और बोर वॉर के तजुर्बे के साथ ब्रह्मचर्य की कल्पना मोहन के मन में जागृत हुई, जन्मी। बोर वॉर के अंत में गांधी भाई ने डरबन में और नाताल में कई सभाएं की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सल्तनत और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ये याद दिलाया कि आपके ऊपर विपदा आई थी, आप युद्धग्रस्त थे, तब हिंदुस्तानियों ने वफादार नागरिक का अपना उदाहरण साबित किया। अब आपकी बारी है हिंदुस्तानियों को समान नागरिकत्व प्रदान करने की, उनके साथ कानूनन व्यवहार करने की, समता से व्यवहार करने की और
साम्राज्य के नागरिकों को समान अधिकार से साम्राज्य ने व्यवहार करने का वक्त आ गया। ये बार बार मोहनदास ने इसकी याद ब्रिटिश सल्तनत को करवाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो नाताल की गवर्नमेंट थी उसको भी याद दिलाया, और लंदन की ब्रिटिश सरकार को भी इसके बारे में पिटीशन वो करते रहे। अधिकारों की लड़ाई वो लड़ते रहे। घर में भी कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। इस वक्त तक मोहनदास का अंग्रेजी शिक्षा पर से विश्वास उठ गया था, और जो उच्च शिक्षा की शालाएं थी वो अंग्रेजों के कब्जे में हुआ करती थी। उसमें गैर अंग्रेजों को दाखिला लेने के लिए सिफारिश का इस्तेमाल करना पड़ता था, और मोहन ने अपने बेटों के लिए किसी से सिफारिश लेना नागवारा कर दिया, नामंजूर कर दिया। कस्तूर को बहुत चिंता होती थी कि मेरे बेटों की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, पर जो हिंदुस्तानियों के लिए स्कूल चलते थे उसका शिक्षा का स्तर इतना बदतर था कि वो वैसे स्कूल में अपने बेटों को मोहन रखना नहीं चाहता था। और जो अंग्रेजों की स्कूल थी उसमें सिफारिश करवाकर अपने बेटों का दाखिला नहीं करवाना चाहता। आखिर में मोहन ने फैसला किया कि मैं ही घर में अपने बेटों को पढ़ाऊंगा। पर व्यस्त वकील और जननायक, इन दोनों कामों के बीच पिता की अपनी फर्ज निभाने में मोहन कमजोर साबित होता था। इसलिए बेटों की पढ़ाई कई बार बिछड़ जाती थी। फिर भी अपने हर वक्त का मोहनदास इस उपयोग करते थे। कई बार घर से ऑफिस अपने बेटों को साथ ले जाते थे, चलते पैदल जाते थे, तो घर से ऑफिस जो 5 किलोमीटर का रास्ता था, 5 मील का रास्ता था, उस रास्ते में चलते चलते अपने बेटों की पढ़ाई करवाते थे। घर आके घर में काम करते वक्त बेटों को पढ़ाई करवाते थे। इस तरह से बेटों की पढ़ाई के लिए देखते थे। कस्तूरबा बहुत चिंतित होती थी, और बेटों की पढ़ाई के ऊपर से दोनों के बीच में कई बार चर्चा, झगड़े होते थे। संसार था, ऐसा तो चलता रहता है, मतभेद होते रहते हैं, चलता रहता है। इसी तरह लड़ाई चलती रही। एक मकान आया जब मोहन को लगा कि अब दक्षिण अफ्रीका में मेरे रहने की जरूरत नहीं रही, मैं अपने मुल्क वापस जा सकता हूं। और उसने भारतीय समाज के आगेवानों को बताया कि अब मैं हिंदुस्तान लौटना चाहता हूं। हिंदुस्तानियों ने कहा कि हमें आपकी जरूरत लगेगी, अंग्रेजों पे एतबार नहीं किया जा सकता। मोहन ने उनको ये आश्वासन दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं लौट आऊंगा, और हिंदुस्तान से भी दक्षिण अफ्रीका के हालातों पे नजर रखे रखूंगा। और फिर घर वापस लौटने की तैयारियां शुरू हो गई। भारतीय समाज में अब गांधी भाई की शोहरत और इज्जत बहुत हुई थी। जब ये बात तय हुई कि गांधी भाई वापस देश लौट रहे हैं, तो भारतीय समाज ने कई सभाओं में उनका आदर सत्कार किया, और हर सभा में गांधी भाई को पैसों की थैलियां, कस्तूर बहन को गहने, सोना वगैरह की भेंट सौगात भारतीय समाज ने उनको देना शुरू किया। बड़ी रकम जमा हुई। उस जमाने में अगर मोहनदास चाहते वो सारा पैसा अपने पास रख सकते थे और परिवार के लिए बहुत बड़ा खजाना हो सकता था। पर मोहन अपने
सामाजिक कार्य के लिए किसी भी तरीके का मुआवजा या उसमें से नफा करने के हक में नहीं थे। उन्होंने तय किया कि जो सारा पैसा और सारी चीजें तोहफे मिले हैं, उनका एक ट्रस्ट बनाकर ये सारी चीजें उनको सौंप दी जाएंगी और वो ट्रस्ट का ये कर्तव्य होगा कि भारतीय समाज को दक्षिण अफ्रीका में जब भी जरूरत पड़े तो उसमें से मदद सहायता उनकी की जाए। अपने को मिली सारी धनराशि मोहन ने ट्रस्ट में जमा कर दी। कस्तूरबा को भी कहा कि तुम्हें जो गहने मिले हैं, जो सोना मिला है, जो हीरे जवाहरात मिले हैं, वो सारे मुझे दे दो, मैं ट्रस्ट में रख दूंगा। अब तक कस्तूर जान चुकी थी कि मेरा पति कामयाब वकील होने पर भी पैसा नहीं कमाएगा। सारा पैसा समाज के ऊपर कमाता है, वो सारा पैसा समाज के ऊपर न्यौछावर कर देता है। उसे चिंता थी कि हमारा भविष्य कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो उसने मोहनदास को कहा कि नहीं, मुझे जो मिला है वो मैं रख लूंगी, मेरे सब परिवार के लिए की परवरिश के लिए मुझे ये जरूरत है। फिर दोनों में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। कस्तूर मानी नहीं, रोई। ये कहा कि मैंने भी तो सेवा की है समाज की, तुमने समाज की सेवा की, तुम समाज की सेवा के लिए कोई मुआवजा या उनके पास से कोई रकम नहीं लोगे, ठीक है। मुझे तो अधिकार है कि जो सेवा मैंने की है उसके बदले में जो मुझे मिला है वो मैं रख लूं। मोहन ने कहा नहीं, ये अनैतिक होगा। फिर कस्तूर ने कहा कि मेरे बेटे बड़े होंगे, मेरी बहुएं आएंगी, उनको मुझे जवाहर जेवरात देने होंगे, मैं खाली हाथ उनको अपने परिवार में कैसे ले सकती, मेरी नाक कट जाएगी। तो उसके लिए तो मुझे ये गहने, ये जेवर, ये सोना रखना होगा मेरे बेटों और बहुओं के, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मोहनदास जानते थे कि कस्तूर ये दलील भी करेगी, इसलिए पहले से ही उसने अपने दोनों बड़े बेटों को तैयार करके रख दिया था और उनसे कहवा दिया कस्तूर को कि माँ तू चिंता मत कर, हमारी पत्नियों के लिए जेवर हम खुद कमा के बनवा लेंगे, तुम्हें उनकी जोगवाई करने की जरूरत नहीं। आखिर कस्तूर समझ गई कि उसके पति के सामने वो जीत नहीं पाएगी और उसने जो उसको जेवर, गहने, सोना, हीरे जवाहरात मिले थे वो सारा अपने पति को सौंपते हुए कहा कि जाओ, तुम तो फकीर बनना चाहते हो, हमें भी भिखारी बना दो। और फिर दक्षिण अफ्रीका का अपना संसार समेटकर समाज से अलविदा करके गांधी परिवार एक बार फिर समुद्री जहाज में बैठकर भारत के लिए रवाना हो गए। गांधीनामा के एपिसोड 8 में इस बार इतना ही। आगे देखेंगे घर वापसी, गांधी परिवार की घर वापसी, बंबई में वकालत, बंबई में ही घर और दूसरे बेटे मणिलाल की बीमारी। उसके साथ साथ बंबई में गांधी परिवार का संसार और एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका से बुलावा। तो एपिसोड 8 में मेरे साथ आपने दक्षिण अफ्रीका के बोर युद्ध की बातें सुनी, कस्तूरबा की प्रसूति की बातें सुनी और परिवार की परवरिश की बात सुनी। अगर पसंद आ रही हो गांधीनामा की ये श्रृंखला तो हमें सपोर्ट करने के लिए हिस्ट्री सेल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहकार हमें ये आत्मबल देता है कि हम इसी तरह आपको मोहनदास और कस्तूर के जीवन की दिलचस्प कहानियां कहते रहे।
तो अगली बार मैं तुषार गांधी एक बार फिर गांधीनामा के 90वें एपिसोड के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।